को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आपका बेसिक्स ठीक नहीं है तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहले तो समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार हम कह रहे हैं, एक पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान से देखिए। ये जो है, ये डेल्टा आर, ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है ये। चेंज इन पोजीशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पार्टिकल जब ए पोजीशन से बी पोजीशन जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी पे लगा है फोर्स। मान लेते हैं सपोज फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, ठीक, और ये एंगल थीटा था, तो इसके कारण इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो फोर्स क्या था, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा, ये फोर्स वो फोर्स है जिस डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यदि आपको वर्क पूछा जाए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय किसके द्वारा, बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस। कहां से कहां डिस्प्लेस होना है, ए टू, अरे बोलो, ए टू बी। ए से बी के लिए डिस्प्लेस हुआ, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या होगा, क्या होगा, बोलो। उसको हंसी आ रहा है, बोलो, एकदम 11th याद करो वो पल। तुमको अभी हम पूछते हैं तुमसे, कल का नोट्स भेजे हम, संडे को सीधे जाएगा। आइए, डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर, ध्यान से समझिए सब लोग, थोड़ा फास्ट होंगे तो गुस्साइएगा मत। ये होता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा वाई डेल्टा जेड के कैप। समझ रहे होंगे। ये डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान समझिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगा और वो बॉडी पर लगने वाला फोर्स 3 डायमेंशनल है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों में एक्ट हो रहा है, तो वहां पर बॉडी में 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट होंगे। तो 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट होंगे तो एक्स में कितना होगा, डेल्टा एक्स, वाई में कितना होगा, डेल्टा वाई, और जेड में कितना होगा, डेल्टा जेड। उसी करस्पॉन्डिंग फोर्स भी लगेगा। तो फोर्स क्या लगेगा, यही लिख देते हैं, फोर्स एफ बराबर होगा क्या, एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड होगा ऐसे। इसका मतलब हो गया ये एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप। ये वो फोर्स है जो कि 3 अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं। अब यहां पर जो हो रहा है, यहां पर मान लीजिए एक्स एक्सिस में है, इस फोर्स को इसको हम एफ एक्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी का जो बॉडी पे लगने वाला फोर्स है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक, वाई और जेड में नहीं ले रहे हम। और इधर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डेल्टा आर है। तो हम यदि यहां लिखना चाहें वर्क डन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, वर्क डन बाय एफ एक्स फोर्स, तो क्या होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग। तो ये क्या आएगा, एफ एक्स डॉट डेल्टा एक्स। अदरवाइज और जनरल फॉर्म में लिखें, जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि एफ डॉट डेल्टा आर। तो एफ डॉट डेल्टा आर, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, एफ डॉट डेल्टा आर, इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें और इसमें, बताइए, कोई बताइए, पहला वाला ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई डिफरेंस नजर आया है तो बताइए, या दोनों सेम लग रहा है, बोलो। बोलिए, कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है, तो तुम ही बोलो, कोई नहीं बोल रहा है तो। ऐसे भी हमको ऐसा उम्मीद है, जो पिछले साल भी हुआ है, मतलब आपसे जस्ट सीनियर बैच में गर्ल्स लोगों का रिजल्ट बॉयज के रिस्पेक्ट में काफी बेहतर रहा है, तो हमको लग रहा है कि इस साल भी ऐसा ही
होना चाहिए। क्या? 12th बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। अब इस बार कैसे, पिछले साल का तो खैर काफी अच्छा था, आप लोग थे ना उसके विटनेस। हाँ, आपके सीनियर आपसे ज्यादा पढ़ते थे पता है। अब बताइए, डाउनफॉल हो गया बैच का, हुआ कि नहीं? आपके सीनियर में कम से कम 7 से 8 ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो कि एवरेज से बेहतर थी। ये एवरेज से बेहतर मतलब 75 से ऊपर, ठीक है। और आप लोग में दो तीन ही लोग हैं जो सारे मतलब जिम्मेदारियां उठाए हुए हैं। बॉयज में तो पिछले साल भी कोई नहीं था, और इस साल भी उन लोग परंपराओं को मेंटेन कर रहे हैं। क्या? हरिओम, क्या तो वो क्या लग रहा है? तो अलग मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे मुस्कुराहट में सरकाटिज्म दिख रहा है मुझे, व्यंग। तुम क्या किए हो आज तक? ऐसा पूछने मन में है क्या सवाल? नहीं ना, पूछ लेना यदि पता हो, मतलब जानना चाहते हो कि हाँ तुम क्या किए हो जीवन में। तो हम 3 बार, पहला बार मेट्रिकुलेशन में 3 बार फेल किए, 98, 99, 2000, 3 साल। 2001 में हम पास किए, तो मेरे से तो आप बेहतर हैं, है कि नहीं? बेहतर है ना। हम 3 बार फेल किए, आप लोग कितना बार फेल किए मेट्रिकुलेशन? एक बार भी नहीं। +2 3 बार, और ग्रेजुएशन में 4 बार। यही मेरे जीवन की भूमिका है, ठीक है। और तभी भी सोचिए, आपको मेरी पढ़ाई समझ में आ जा रही है, इसका मतलब सोचिए क्या लेवल है, मतलब मेरा नहीं, अपना। 3 बार मैट्रिक फेल से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आइए देखते हैं, ठीक है। और 3 बार तो ऑफिशियली हम कह रहे हैं। आज तक कोई मास्टर बोला है आपसे ये बात? कोई मास्टर आज तक अपने इतनी साल की पढ़ाई में, आप 1 स्टैंडर्ड से भी पढ़े होंगे, तो कोई मास्टर या कोई मैम कही होंगी कि हम 3 बार मेट्रिकुलेशन फेल किए हैं? सब बोला होगा मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, मैंने आसमान में मतलब तारे को मैंने मिला दिया, तारे को तोड़ दिया, ऐसा कुछ बोली होंगी। मैंने ऐसे किया तो एक तारा इधर से टकरा गया, ऐसे किया तो एक चंद्रमा से टकरा गया। हाँ, हाँ, 3 बार फेल कोई कोई नहीं बोला होगा, तो विश्वास करिए ना कम से कम इस पर। चलिए आइए देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखिए, सब लोग यहाँ ध्यान से देखिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपको 11th में पढ़ना था, मैंने पढ़ाया है। वो फोर्स जिसके लगने से यदि किसी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब हम उसको उस डिस्प्लेसमेंट को काउंट करके वर्क निकालते हैं, और यदि वो वर्क जो यदि वो बॉडी रिटर्न बैक होकर इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क इन्वॉल्व हुआ था उतना मिल गया, तो वो फोर्स जिस कारण वर्क हुआ तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो वर्क हुआ वो कंजर्वेटिव वर्क होगा। मतलब लॉसेस का कोई चांस नहीं है। मतलब मैं आपने बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से, आपके दोस्त ने, देखिए तो कितना आइडियल सिचुएशन चल रहा है, राम राज का समय चल रहा है, भगवान राम वाण चला रहे हैं, रावण भी हाँ हाँ अच्छा योद्धा है ये, मतलब दोनों एक दूसरे का तारीफ कर रहे हैं। उसका जैसे ही रावण को टपकाया, भगवान राम बोले लक्ष्मण को जाओ उसका पैर छू के प्रणाम करो और उससे शिक्षा लो। देख रहे हैं, अब यहाँ गोली मारा निकल लेता है लोग, अपने छोटा भाई को भेजता है। कभी देखें कि जाओ छोटा भाई मार दिए हैं जाकर के? कोई नहीं। तो देखिए वो राम राज था, तो वही की समय की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि सपोज करें कि आपने अपने दोस्त को, उस दोस्त की जरूरत थी 10,000 रुपए की, आपने कहीं से उधार उधार लिया, नहीं मिला, किडनी यहां से कटवा करके दे दिया, ठीक है, किडनी बेचा, 10,000 मिल गया, आपने दोस्त को दे दिया। उस दोस्त ने भी उस बात की लाज रखी कि किडनी बेच कर इसने दिया है, तो उसने भी समय पर बोला कि हम 2 दिन के बाद दे देंगे, और उसने समय पर 2 दिन के बाद 10,000 रुपये दे दिया। कितना आइडियल सिचुएशन। ये जो पैसा का ट्रांजैक्शन हुआ वो कंजर्वेटिव हुआ, कोई लॉस हुआ। लेकिन यदि आपने अपना किडनी बेच करके दोस्त को 10,000 रुपये दिया, और उस दोस्त ने उस पैसे का, मान लीजिए कि अभी लेटेस्ट कोई स्मार्टफोन चल रहा है, वो उसने परचेस कर लिया, 10,000 में नहीं आएगा, मतलब 20,000 उसके पास पहले से था, तो 10,000 लेकर के स्मार्टफोन लेके वो आराम से स्मार्टफोन चला रहा है। आप एक ही किडनी पे उसको कॉल कर रहे हैं कि हेलो देखो मेरा एक ही किडनी था, वो बेच के तुमको दिए है, तो देख लो, वो फोन ही नहीं उठा रहा है आपका। तो ये आइडियल कंडीशन हुआ। बोला था 2 दिन, 2 साल हो गया। अब सामने वाले को भी पता चल गया कि ये किडनी में काम चला सकता है, तो वो आपको रिटर्न ही नहीं किया। तो रिटर्न नहीं किया, और बहुत ज्यादा आपने उससे लड़ाई किया, तो उसने 6,000 रुपये रिटर्न किया। तो क्या ये जो मतलब कि कन्वर्सन हुआ या फिर जो रिलेशन हुआ ये कंजर्वेटिव हुआ? कितने का लॉस हो गया? 4,000 का लॉस हो गया। जब 1 रुपये का भी यदि लॉस हो रहा है तो कंजर्वेटिव है ही नहीं, जो कि हमको फ्रिक्शन में मिलेगा।
समझ गए? फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा? मान लीजिए सपोज करें कि ब्लॉक ए पोजीशन से बी पोजीशन गया, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा, तो नेगेटिव वर्क दे दिया। और जब फिर बी से ए की तरफ जाएगा तो फिर पॉजिटिव एक्स में लग जाएगा, तो फिर से नेगेटिव वर्क देगा। इसलिए कभी भी वहां पर अमाउंट ऑफ वर्क उतना मिलेगा ही नहीं जितना कि आपने खर्च किया। तो वो केस कौन सा होगा? वो केस नॉन कंजर्वेटिव का होगा। और वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव। हम लोग को कंजर्वेटिव के टर्म में 3 बेसिक फोर्स पढ़ने हैं। एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलास्टिक फोर्स, और तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं। तो 11th में तो आप इलास्टिक फोर्स पढ़ते हैं और ग्रेविटेशनल। यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसी से कनेक्ट हो गया आगे जाकर के मैग्नेटिक। ठीक है? तो यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फीचर्स को, उसके प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स के भी समझ लेंगे। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को समझ लेंगे। यदि आप इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे तो मैग्नेटिक को भी, मैग्नेटिक चार्ज या फिर कह लीजिए मैग्नेट को भी समझ लेंगे। समझ गए? यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे, वहां मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। सारा चीज सेम है, बस प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस आएगा। ठीक है? अब आइए यहां पर, तो यहां डिस्प्लेस हुआ। अब ये देखिए क्या कर रहा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। यानी हमें सिर्फ किसके अलोंग देखना है? एक्स एक्सिस के अलोंग देखना है। तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इनटू डेल्टा एक्स, यानी डिस्प्लेसमेंट भी किस एक्सिस के अलोंग? एक्स। ठीक है, वो देखना है। अब यदि यहां पर जो लिखा है ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब इसमें ये नहीं कह रहा है कि एक्स एक्सिस की ही बात है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, या सिर्फ एक्स भी हो सकता है। लेकिन जनरल फॉर्म में फोर्स की बात करेंगे और डेल्टा आर की बात करेंगे। फोर्स क्या है? एफ बराबर हम ये लिख सकते हैं, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेल्टा आर आ रहा है वो ये आ रहा है। समझ पाए? तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्या लिख रहे हैं? ए से बी डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ डॉट डेल्टा आर। अब यदि हम बात करें वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यदि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं जो वहां लिखे हैं, वहां एफ एक्स और यहां पर डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इसी को एलोबरेट करें तो एफ एक्स डेल्टा एक्स कॉस कितना होगा? यदि फोर्स एक्स एक्सिस में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस में हो रहा है तो हमेशा थीटा क्या होगा? थीटा हमेशा 0 होगा। होगा? तो ये फाइनली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा? एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स आएगा। ये होगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? एफ वाई इंटू डेल्टा वाई। और उसके बाद यदि हमको लिखना होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग जेड एक्सिस तो क्या लिखेंगे? एफ जेड इंटू डेल्टा जेड। ये लिखेंगे। तो ये तीनों हमको उसके अकॉर्डिंग यूज में आएगा। समझ गए? अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो हम एक चीज समझते हैं यहां। इसमें हम यदि स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्मॉल एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट कब काउंट करेंगे? जब हमारा फोर्स कांस्टेंट, बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है। वर्क डन बाय स्मॉल, वर्क डन बाय नहीं करते हैं, वर्क डन या कह दे स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन, स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन। तो मान लीजिए कि आपसे मैंने डिस्कस किया था, मान लीजिए ये पोजीशन कौन सा था? ए, और ये पोजीशन कौन सा था? बोलिए, बोलिएगा नहीं तो हम समझेंगे कि सो रहे हैं आप। यहां से यहां का पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हम लिख लिए थे, डेल्टा आर। तो ये डेल्टा आर हो गया। अब यहां पर समझिए छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को हम नाम देंगे डी आर, और यहां से आर डिस्टेंस पे। ठीक? तो डी आर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डी आर डिस्प्लेसमेंट में बॉडी पे लगने वाला फोर्स मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में था। सपोज छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट होने से क्या बेनिफिट है या हम उसको कब यूज करते हैं? देखिए, जब बॉडी पे लगने वाला फोर्स पोजीशन के साथ चेंज करता है। क्यों चेंज करता है? क्योंकि मान लीजिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, एफ बराबर क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें एफ का वैल्यू चेंज होगा यदि पोजीशन चेंज होगा तो
हम्म। तो यदि ये फोर्स, चूंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसका पोजीशन के चेंज होने से फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, तो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा। जब फोर्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो हमको एलिमेंटल लेंथ पर देखना होगा कि उस पर वर्क क्या हो रहा है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं। जब कांस्टेंट है तो आप थ्रू आउट ए से बी के लिए आप चेंज इन पोजीशन निकाल लीजिए, फोर्स का डायरेक्शन निकाल लीजिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और वर्क निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? कल पूछेंगे फिर, ठीक है? कल तो शनिवार है, लेकिन कल आना है। आप लोगों को सादर निमंत्रण है यहाँ की तरफ से, आइए। और व्यवस्था भी आप ही लोगों को करना है, तो हम तो बोल ही रहे हैं। बर्थडे तो गोली मारो, खाने को मिलेगा सबसे ज्यादा, वही जरूरी है। ठीक है, बर्थडे तो आता जाता रहता है, मेरे जैसे कैसे कई कई लोगों का आता जाता है, खाने पीने मिलेगा। क्यों बाद में रखेंगे? हाँ, अविनाश बिरयानी छूट गया था। ठीक है, कल आप लोग सब लोग आदर सादर निमंत्रित हैं, आइएगा। क्या क्या खाना है लिख दीजिएगा मेनू में, कॉमन रहा तो वही आ जाएगा, नहीं तो हलवाई लगाएंगे। आइए, आपको मेरा बताया हुआ वादा पूरा है, याद है? यदि यही बॉल मैं आपकी तरफ फेंक दूं, आप अपने वादे बताइए। सर, मैंने वादा किया था कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम 96% लाऊंगा या लाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं इसलिए करना चाहता क्योंकि इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे? क्योंकि जॉब करेंगे तो उसका 40% आप ले लीजिएगा। इसी कारण से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं ना। और क्या कारण है ना पढ़ने का? यही मेजर रीजन है ये। क्या साहिल? साहिल तो यही बात बोला कि हम कमाएंगे और आपका 50% क्यों देंगे, इसलिए हम पढ़ते ही नहीं। आइए, तो इस फोर्स की खासियत यह है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट होगा इस फोर्स का चेंज होगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल एलिमेंटल वर्क। ध्यान से देखिए, डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? एफ इंटू डी एक्स या डी आर। डी आर और डी डेल्टा आर में क्या डिफरेंस है? डेल्टा आर और डी आर में डिफरेंस क्या है? डेल्टा आर एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये क्या है? सिग्निफिकेंट। और ये क्या है? सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। और हम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से हम एक सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करने से। बताए थे ना आप लोगों को, याद है? तो सिग्निफिकेंट वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं किससे? इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से। कैसे? तो इंटीग्रेशन यूज करके। और इंटीग्रेशन हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वैरी कर रहा है। कांस्टेंट होता तो हमको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए कैसे क्या करेंगे। तो यहां पर हम डी डब्ल्यू बात कर रहे हैं, डी डब्ल्यू बराबर एफ। अब यहां एफ डॉट डी आर, तो डी आर अब यहां होगा कॉस थीटा। ये थीटा क्या है? एफ और डी आर के बीच का गैप है। अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, फॉर थ्री डायमेंशनल फोर्स फील्ड। अब थ्री डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू, यहां डी डब्ल्यू से पहले एफ, यदि हम डी एफ निकालते हैं तो डी एफ मतलब डी एफ एक्स, ठीक, प्लस डी एफ एक्स आई कैप प्लस डी एफ वाई जे कैप और डी एफ वाई जे कैप प्लस डी एफ जेड की कैप। यहां पर डी एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉल फोर्स, ठीक है? यहां पर आप स्मॉल फोर्स रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। जहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा सा है वहां के लिए ये अप्लाई होगा। या आप सिंपली यहां पर एफ बराबर लिखना चाहें तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड की कैप, ये आप ले सकते हैं। अब यदि डी आर की बात करें तो डी आर को कैसे लिख सकते हैं? डी आर इज इक्वल टू क्या होगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप।
ऐसा लिख सकते हैं ना। ये छोटा सा dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये छोटा सा dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल पर यदि फोर्स लगा और उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 3 डायमेंशनली, तो उसमें x एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कौन सा एलिमेंटल, वो कितना हुआ है? y एक्सिस में उसके करस्पॉन्डिंग dy और z एक्सिस में उसके करस्पॉन्डिंग dz। यदि मान लीजिए सपोज करें कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स x एक्सिस में है और वो x एक्सिस में ही सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है, तो dy और dz क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पर लिख सकते हैं फॉर x एक्सिस। तो x एक्सिस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सबको समझ में आ रहा है? देख रहे हैं सब लोग कि बैठना चाहते हैं? साहिल, साहिल का पुराना डायलॉग है, सर बैठा दीजिए, अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे सर, बैठा दीजिए। अब जितना देर से आप खड़ा हैं उसके उसके मतलब 0.01 सेकंड पहले से हम खड़ा है ना, हमको तो पैर दर्द नहीं कर रहा है अविनाश, क्योंकि आप टहल रहे हैं। तो आप भी टहलिए, ऐसे ऐसे के पढ़िए, हाँ ऐसे ऐसे के पढ़िए, आप भी पढ़िए, लेकिन खड़े रहिए। ठीक है, आइए, वर्क डन डी डब्ल्यू किस में? एक्स एक्सिस में, तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स इंटू डी एक्स। होगा ऐसा? अरे बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा, संत सब अंदर से गुस्साए हुए एक तो अपने खड़ा है, हम लोग को खड़ा कर दिया है, उसका बोल रहा है बोलो पता होता तो हम आते ही नहीं। समझिए, अब हम उसको जोड़ेंगे किससे? वर्क एनर्जी थ्योरम से। आप लोग सबको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम? सबको पता है ना? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? कोई हाथ नहीं उठाएगा। तुमको नहीं पता है? ऐसे हल्का सा क्यों, मतलब वर्क एनर्जी पता है, थ्योरम नहीं, तो हल्का से ऐसे उठाई हो है? सबको पता है? कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अब पूछेंगे तो कोई नहीं जवाब देगा। बताइए, इससे बड़ा खंजर मेरे पीठ पे क्या होगा? इससे बड़ा बड़ा खंजर है कोई मेरे पीठ पर? सीधे लाए भोग दिए, पूछ रहे हैं कि बताओ, तो नहीं। अब पूछेंगे तो बताओगे नहीं। बोलिए, वर्क एनर्जी थ्योरम लिखिए, पहले छापिए, छाप समझिए, खाली भर पेट खाने के लिए मिलेगा और कुछ नहीं। क्या हुआ? देखिए ध्यान से, चेंज इन पोटेंशियल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये पता था आप लोगों को? इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और यदि फॉर इधर सब माहौल बनाए हुए हैं, फिर ग्लास निकाल लोगे क्या बैग में से? माहौल बना रहा है मास्टर, पढ़ा रहा है, यह माहौल बन रहा है, खड़े होके भी माहौल बना रहा है। अब मास्टर देख नहीं रहा है, चलो निकालते हैं। तुम क्या लेके आओ? मिरिंडा? मैं कोको कोला। ध्यान से देखिए यहां पर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी यू होगा, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं, बराबर माइनस डी यू होगा। ये रिलेशन समझ पा रहे हैं? ये छोटा सा एलिमेंटल वर्क है। अब यहां से यदि हम निकालना चाहते हैं फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए निकालना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? माइनस डी यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसी को हम रीअरेंज करके लिखें तो क्या लिखेंगे?
रीअरेंज करके लिखेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस डी यू बाई डी एक्स। और यदि हम देखेंगे अलग अलग के लिए तो हम लिखेंगे फॉर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी वाई। ये हमारा एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए। और फॉर जेड एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी जेड। अब हम यदि एफ बराबर, हमें पता है एफ बराबर क्या होगा, बोलिए एफ बराबर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लिख सकते हैं ना ये। अब यहां पर एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस, यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी वाई, डेल वाई कह सकते हैं, जे कैप और माइनस डी यू अपॉन डी जेड के कैप। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है, ये फाइनल एक्सप्रेशन बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल, चलो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल इफ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर, ऐसा कर दे x स्क्वायर प्लस 2y, देन फाइंड f इज इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू व्हाट एट पॉइंट 3,4। यदि कोई पॉइंट है, कोई कोऑर्डिनेट है 3,4, उस पर हमको पता करना है कि फोर्स क्या लगेगा। कैसे, किस कंडीशन में, जब हमको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वैरी कर रहा है एक्स और वाई के चेंज होने से, वैरी कर रहा है ना, कांस्टेंट तो है नहीं। तो यदि हम लिखना चाहें एफ, ये जेड में है कि सिर्फ एक्स वाई में है, बोलिए। तो ध्यान से देखिए सॉल्यूशन इसका क्या लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन f इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप माइनस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप। जेड की बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि जेड यही रो है, यहां जेड की बात ही नहीं हो रही। तो अब यहां पर u को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x होगा और प्लस y क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, बोलो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग में समझिए कि जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको सिर्फ करेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है उसको कांस्टेंट मान के चलेंगे। थोड़ा सा हम बता देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। यहां पर समझ लीजिए कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन मान लीजिए कि इफ y इज इक्वल टू, सपोज करें y इज इक्वल टू 3x प्लस, या फिर ऐसे कर दे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा t, यानी y किसका फंक्शन है, x का भी है और t का भी है। इट मींस x के और t के चेंज होने से y चेंज करेगा, ठीक। तो यदि हमें पता करना है कि dy अपॉन dx, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये कैसे होगा, इसको लिखेंगे कैसे, डेल y अपॉन डेल x, मतलब ये डेल y अपॉन डेल x लिखेंगे बाय कीपिंग t एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर t क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि टाइम को हम कांस्टेंट मानेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या वैल्यू निकलेगा, जो भी निकलेगा हम आगे देख लेंगे। एंड डेल y अपॉन डेल t, सॉरी डेल y अपॉन डेल t, तो देखिए डेल y अपॉन डेल t,
तो बाय कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है ये होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन बाय या फिर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या होगा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे और x क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, सॉरी x कांस्टेंट रहेगा। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू मान लीजिए 3t² प्लस 2x, ऐसा कुछ है। तो हमें पता करना है डेल y अपॉन डेल x, तो हमें क्या कांस्टेंट रखना है, t को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो t कांस्टेंट रखना है, तो देखिए यहां पर 3t² का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स रहेगा d अपॉन डी टी dx, तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, क्यों, क्योंकि t क्या है, कांस्टेंट, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम 3t² का करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये जीरो हो गया, और प्लस 2 इंटू 1, तो फाइनली डेल y अपॉन डेल x बाय कीपिंग t एज ए कांस्टेंट रखने पर क्या आ रहा है, 2। अब यदि हम रखना चाहेंगे, क्या हम रखना चाहेंगे dy अपॉन डी टी बाई कीपिंग x एज ए कांस्टेंट, इस केस में क्या होगा, यहां पर d अपॉन डी टी करेंगे तो 3t² होगा, और प्लस d अपॉन डी टी करेंगे और यहां 2x होगा, तो ये वैल्यू जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहां x क्या है, कांस्टेंट, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा, तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा। और इसका आपको पता है 3 इंटू 2 इंटू टी तो बराबर 6t, यानी कि डेल वाई अपॉन डेल टी बाई कीपिंग एक्स एज ए कांस्टेंट ये निकलेगा, और यदि हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं बाई कीपिंग टी एज ए कांस्टेंट तो इसका वैल्यू ये निकलेगा। यहां पर हम क्या किए, बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको तो करेंगे डिफरेंशिएट, बाकी दूसरे टर्म को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान, इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग। और यही चीज यहां पर भी है, इसमें जैसे यहां एफ वाई बराबर माइनस डी यू अपॉन डी वाई, यानी कि हम वाई यू जो है वो वाई जेड में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, लेकिन हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स और जेड को हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां टर्म आएगा वो जीरो हो जाएगा। समझ गए, इसको पूरा राइट डाउन कीजिए। इतना ठीक है, इतना ठीक है, चलिए लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए आज इतना ही। चलिए सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, मुझे उम्मीद है पढ़ के आएंगे अगले क्लास में।